हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सुनने जा रहे हैं माई डेंजरस विलन का एपिसोड 51। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृति और व्यांश आधी रात में ही सिखावत पैलेस पहुंच गए थे। सबको उनके आने की खबर मिल गई थी। जाते ही कृति सबसे पहले अनुष्का जी से मिली। उन्हें जिंदा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे जैसे ही पता चला कि ईशानी की याददाश्त वापस आ गई है, कृति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उछलते हुए ईशानी के गले जाकर लग गई। अपनी दोस्त को वापस पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे ईशानी से बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए वो उसके साथ अपने कमरे में चली गई। बाकी सभी सोने के लिए चले गए थे। कृति ने सबसे पहले ईशानी से 2 साल पहले की गई गलती की माफ़ी मांगी और ईशानी ने उसे खुशी खुशी माफ़ भी कर दिया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बिजी थी। वहाँ विक्रांत और व्यांश दोनों अपनी अपनी बीवियों का इंतज़ार कर रहे थे। विक्रांत को बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त, क्योंकि कृति को पाते ही ईशानी उसे भूल गई थी। काफ़ी देर तक अपनी बीवियों का इंतज़ार करने के बाद दोनों कमरे में पहुँचे तो दोनों एक दूसरे के साथ ही बात करते करते सो गई थी। विक्रांत ने ईशानी को गोद में उठाया और अपने कमरे में लेकर चला गया। व्यांश कृति के पास आया और उसे ब्लैंकेट उठाकर उसके पास ही बैठ गया और कृति को सोते हुए देखने लगा। व्यांश इस वक्त थोड़े टेंशन में लग रहा था, क्योंकि उसे कशिश की कंडीशन के बारे में पता चल गया था। कशिश के बारे में जानकर व्यांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उस राज को जाकर मौत के घाट उतार दे। लेकिन जब उसे अपनी और कृति की सिचुएशन के बारे में याद आया तो उसे एहसास हो गया कि एक वक्त पर व्यांश भी राज की जगह ही था। जिसे सोच उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया। उसे अब इस बात की टेंशन होने लगी थी कि कृति को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं कृति अपने पास्ट को अपने सामने देखकर उससे दूर तो नहीं हो जाएगी। व्यांश ने पूरी रात कृति को देखते हुए गुजार दिया। सुबह सुबह व्यांश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और कृति अभी भी सो रही थी। उससे लगभग 1 हफ्ते बाद इतनी अच्छी और चैन भरी नींद आई थी, इसलिए वो अभी तक सोती रह गई थी। तभी व्यांश का टेबल पर रखा फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर कृति की नींद खराब हो गई। व्यांश ने जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि कृति की नींद खराब ना हो, लेकिन कृति तो अब जग चुकी थी। वो आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई और भौंवाई नज़रों से आसपास देखने लगी। तभी व्यांश ने कृति से कहा, उठ गई वाइफी, तुम्हारी नींद पूरी हुई कि नहीं? अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो दोबारा सो जाओ। व्यांश की बात सुनकर कृति उसे देखने लगी। व्यांश को रेडी होता देख कृति की नींद एक झटके में गायब हो गई। वो व्यांश को देखते हुए बोली, व्यांश तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? इस पर व्यांश ने अपनी स्लीव्स की बटन लगाते हुए कहा, ऑफिस जा रहा हूँ वाइफी। कृति धीरे से बोली, ऑफिस? इस पर व्यांश ने कृति से कहा, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, आज नहीं गया तो वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम आराम से सो जाओ, जब नींद पूरी हो जाएगी तब उठ जाना। इस पर कृति बेड से नीचे उतरते हुए बोली, तुम ऑफिस जा रहे हो और मुझे एक बार भी उठाया नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रह गई। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। बोलकर कृति कमरे से बाहर जाने लगी। तभी व्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। कृति व्यांश को देखते हुए बोली, तुम ऑफिस जा रहे हो, खाली पेट थोड़ी जाओगे। इस पर व्यांश ने कृति को अपने करीब किया और उसके गाल पर अपना दोनों हाथ रखते हुए उसे देखकर कहा, तुम मेरी एक बात मानोगी वाइफी? इस पर कृति बोली, कौन सी बात? व्यांश थोड़ा रुकते हुए कृति को देखकर बोला, तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना और किसी से ज़्यादा बात भी मत करना। अगर सडनली कुछ पता चले तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तुम्हें किसी चीज़ को जानकर खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को खुद पर अफेक्ट मत पड़ने देना वाइफी। व्यांश की बात सुनकर कृति नासमझी से बोली, तुम ये सब क्या बोल रहे हो व्यांश, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृति की बात सुनकर व्यांश ने कुछ पल के लिए कृति को देखा, फिर उसे अपने गले से लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कृति को कैसे इस सिचुएशन से दूर रखे। उसे पता था कृति को कशिश के बारे में पता चलेगा तो
कृति पर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। व्यांश के ऐसे बिहेवियर से कृति बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। तभी व्यांश ने कृति से कहा, एक बात हमेशा याद रखना वाइफी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। व्यांश की बात सुनकर कृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्यांश ऐसा क्यों कह रहा है। व्यांश कृति से अलग हुआ और उसके चेहरे को थामते हुए उसे देखकर कहा, मुझसे प्रॉमिस करो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खुद को नहीं बदलोगी। तुम अभी जैसी हो वैसी ही रहोगी। इस पर कृति उसे देखकर बोली, मैं चेंज क्यों होऊंगी व्यांश? तुम ये सब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर व्यांश ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें चेंज नहीं होना है, समझी तुम? इस पर कृति ना समझी से उसे देखने लगी। कृति को कंफ्यूज देखकर व्यांश ने कृति के माथे पर प्यार से चूम लिया और कहा, आई लव यू सो मच। व्यांश के मुंह से बार बार आई लव यू सुनकर कृति का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। कृति व्यांश को देखने लगी। व्यांश तैयार हुआ और कृति से बोला, तुम कमरे में रहकर आराम करो, मैं निकलता हूँ। बोलकर कमरे से बाहर चला गया। व्यांश ने जाते जाते कृति को बहुत कंफ्यूज कर दिया था। कृति को अब जानने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर बात क्या है। कृति व्यांश के पीछे ही कमरे से बाहर निकल गई। व्यांश, विक्रांत और रुद्र तीनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक से कुछ मेहमान घर पर आ गए, जिससे तीनों रुक गए। उन्हें देखकर विक्रांत के एक्सप्रेशन सर्द हो गए थे, क्योंकि उन्हें विक्रांत ने पहले कभी नहीं देखा था। मेहमानों के आते ही सुनिधि जी और विक्रम जी दोनों तुरंत उनकी खातिरदारी में जुट गए। विक्रांत, व्यांश और रुद्र के साथ साथ बाकी के लोग भी उन मेहमानों को देखकर काफ़ी कंफ्यूज थे। तभी किशोरी जी ने विक्रम जी से उनके बारे में पूछा तो विक्रम जी ने बताया कि ये लड़के वाले हैं और कशिश को देखने आए हैं। विक्रम जी की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। विक्रांत और व्यांश के एक्सप्रेशन बहुत डेंजरस हो गए थे। कृति, जो कि अभी अभी नीचे आई थी, वो भी ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई। उसने व्यांश के पास आकर कहा, व्यांश, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कशिश के लिए इतनी जल्दी लड़का क्यों देख रहे हैं? कृति की बात सुनकर व्यांश ने सर्द आवाज़ में कहा, वाइफी, मैंने तुम्हें कमरे में रहने के लिए कहा था ना, तुम बाहर क्यों आई? चलो अपने कमरे में जाओ। इस पर कृति बोली, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। यहाँ क्या हो रहा है बताओ मुझे। व्यांश ने कृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जानने की। बोलकर उसे कमरे की तरफ लेकर जाने लगा तो कृति ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझे कहीं नहीं जाना व्यांश, तुम ज़बरदस्ती मुझे कमरे में क्यों भेज रहे हो? कृति के इस तरह हाथ छुड़ाने से व्यांश उसे सर्द नजरों से देखने लगा। कृति उसे घूरकर कुछ दूर खड़ी ईशानी के पास चली गई और उससे पूछने लगी। ईशानी कृति को सच्चाई बताने से झिझक रही थी और व्यांश ने भी उसे इशारे से कुछ भी बताने से मना कर दिया था, जिससे ईशानी ने भी कृति को इधर उधर की बातें कहकर उसे कंफ्यूज कर दिया। श्रीकांत जी और शशिकला जी विक्रम जी को साइड में ले जाकर उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने शशिकला जी और श्रीकांत जी को इस मामले से दूर रहने के लिए कहा और चले गए। उनके इस तरह की बात कहने से शशिकला जी और श्रीकांत जी कुछ बोल नहीं पाए। तभी लड़के वालों ने कशिश को बुलाने के लिए कहा। सुनिधि जी कशिश के कमरे में चली गईं। ईशानी और कृति भी उनके पीछे पीछे कशिश के कमरे की तरफ चली गईं। सुनिधि जी जैसे ही कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि कशिश तैयार होकर बेड पर बैठी है। कशिश को उसकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुनिधि जी ने उससे कहा था कि कुछ खास मेहमान उनके घर पर आने वाले हैं, इसलिए वो अच्छे कपड़े पहनकर रेडी रहे, और कशिश उनके मंसूबों को समझे बिना ही तैयार होकर बैठ गई थी। सुनिधि जी उसके पास आकर बोली, तैयार हो गई बेटा? इस पर कशिश ने बस फीका सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। सुनिधि जी उससे बोली, चलो मेहमान आ गए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं वो लोग। इस पर कशिश बेड से उठते हुए बोली, मम्मा वो लोग कौन है? इस पर सुनिधि जी मुस्कुराते हुए बोली, वो लोग मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत साल बाद मुझसे मिलने आए हैं। जब तुम छोटी थी तब उन्होंने तुम्हें देखा था, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
सुनिधि जी की बात सुनकर कशिश ने कुछ नहीं कहा और सुनिधि जी के साथ नीचे जाने लगी। तभी ईशानी सुनिधि जी को सामने से रोकते हुए बोली, आंटी ये आप सही नहीं कर रही हैं। कशिश से पूछे बिना उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। इस पर सुनिधि जी कठोर लहजे में बोली, ईशानी छोटी हो छोटी बनकर रहो, बड़ों के मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चलो कशिश, बोलकर कशिश को लेकर जाने लगी। कशिश कंफ्यूज होकर ईशानी और सुनिधि जी को देख रही थी। तभी कृति ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी अभी कशिश की उम्र ही क्या है, उसने अभी तक अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। इतनी जल्दी उसकी शादी करवाना उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। शादी कोई छोटी बात थोड़ी होती है। कशिश के पास अभी बहुत टाइम है इसके लिए। उसके इतना कहते ही सुनिधि जी कठोरता से बोली, तुम इस बारे में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाई, मेरी बेटी को भी अपनी तरह बदनाम होते हुए देखना चाहती हो क्या तुम? जिस तरह की बदनामी तुम झेल रही हो, तुम चाहती हो मेरी बेटी भी वही बदनामी झेले? सुनिधि जी की बात सुनकर कृति शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनिधि जी बोलना क्या चाहती हैं। वो सुनिधि जी से बोली, आंटी आप कहना क्या चाहती है, मैं समझी नहीं। इस पर सुनिधि जी बोली, ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। खुद तो नाक कटवा कर बैठी रहेंगी और दूसरों का भी तमाशा बनते हुए देखेंगी। सुनिधि जी के कठोर शब्द कृति के दिल में चुभ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कृति को सुना क्यों रही हैं। तभी ईशानी गुस्से में कृति को पीछे करते हुए सुनिधि जी से बोली, आंटी अपनी हद में रहिए, वरना आपके मेहमानों के सामने ही आपकी इज्जत उतार दूंगी मैं। आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी कृति को। ईशानी की बात सुनकर सुनिधि जी गुस्से में उसे देखने लगी। कशिश घबराते हुए सुनिधि जी से बोली, मम्मा ये सब क्या हो रहा है? भाभी किसकी शादी की बात कर रही हैं? इस पर सुनिधि जी ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तू चल मेरे साथ। बोलकर गुस्से में उन्होंने कृति और ईशानी को देखा और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगी। कशिश कृति और ईशानी से पूछ रही थी, लेकिन सुनिधि जी उसे ज़बरदस्ती लेकर नीचे चली गई। कृति ईशानी से बोली, ईशानी ये सब हो क्या रहा है? वो मुझे सुना क्यों रही थी? इस पर ईशानी उसे देखने लगी। सुनिधि जी ने कशिश को लाकर लड़के वालों के सामने बैठा दिया और लड़के वाले कशिश को देखकर शादी की बातें करने लगे। उनकी बातों से कशिश को अब जाकर पता चला कि उसकी शादी की बातें चल रही हैं, जिसे जानकर उसके होश उड़ गए थे। वो सबके सामने ही शादी करने से मना करने लगी, जिससे लड़के वाले एक दूसरे को देखने लगे। सुनिधि जी और विक्रम जी उन्हें समझाने लगे और कशिश को ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ बोलने के लिए कहने लगे। कशिश लगभग रोते हुए विक्रांत के पास आई और उसे देखते हुए बोली, भाई मुझे शादी नहीं करना, प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इस पर विक्रांत ने बिना एक्सप्रेशन से कहा, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हारी शादी इस चोमू से नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। कहते हुए उसने सुनिधि जी और विक्रम जी की तरफ देखा। सुनिधि जी और विक्रम जी कुछ समय विक्रांत को देख रहे थे। विक्रांत उन्हें बिल्कुल नहीं रोक रहा था, क्योंकि उसे पता था सुनिधि जी और विक्रम जी को रोकने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग इस वक्त जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही भी था। एक माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही सुनिधि जी और विक्रम जी भी कर रहे थे। कशिश को शादी से मना करता देख लड़के की माँ ने कहा, सुनिधि अगर कशिश शादी नहीं करना चाहती तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? इस पर सुनिधि जी बोली, कशिश शादी करेगी, अभी वो थोड़ा परेशान है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। आप लोग अभी जाओ, मैं फ़ोन पर बात करूँगी आपसे। इतना कहकर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें वापस भेज दिया। उनके जाते ही कशिश गुस्से में बोली, मम्मा पापा मैं शादी नहीं करूँगी, समझे आप लोग? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं है आप लोगों को। उसके इतना कहते ही विक्रम जी गुस्से में बोले, चुप, तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज़ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। विक्रम जी की बात सुनकर कशिश भी गुस्से में बोली, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए थे। तभी कृति ने ईशानी से पूछा, ईशानी ये सब हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? कशिश की ज़बरदस्ती शादी क्यों हो रही है, कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? इस पर ईशानी व्यांश की तरफ देखने लगी। तभी व्यांश कृति के पास आकर बोला, वाइफी तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में चलो। बोलकर उसे अपनी साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगा। तभी कृति उसे देखकर गुस्से में बोली, तुम बार बार मुझे कमरे में क्यों भेज रहे हो?
मेरे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या तुम्हें? इस पर व्यांश शांति से बोला, वाइफी यहाँ की हालत ठीक नहीं है। उसके इतना कहते ही कृति गुस्से में बोली, हालात ठीक हो या ना हो, मैं भी यहाँ की फैमिली मेंबर हूँ, मुझे भी जानने का हक है कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं सबके सामने पागलों की तरह अनजान बनकर तो नहीं रह सकती ना। इस पर व्यांश चुप हो गया। कृति की जिद से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए कि उसके लिए ये सब जानना सही नहीं है। कृति विक्रांत के पास जाकर बोली, जीजू आप बताइए मुझे कि यहाँ हो क्या रहा है, किसकी जबरदस्ती शादी क्यों हो रही है? इस पर विक्रांत कुछ देर रुका, फिर बिना एक्सप्रेशन से बोला, लिटिल बेबी तुम्हें सब कुछ बता देगी, उससे पूछ लो। कृति ईशानी की तरफ देखने लगी। वो ईशानी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। व्यांश विक्रांत के पास आकर धीरे से बोला, विक्रांत तुमने उसे बताने के लिए क्यों कहा? अगर कृति को पता चल गया तो वो मुझसे दूर हो जाएगी, मुझसे नफरत करने लगेगी, वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। मैं कृति को वापस कैसे पाऊंगा विक्रांत? इस पर विक्रांत बिना एक्सप्रेशन से बोला, कृति बहुत समझदार है, वो खुद को संभाल लेगी। विक्रांत के पास सुनकर व्यांश बोला, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। कृति इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद को संभाल पाएगी। इस पर विक्रांत ने व्यांश को देखते हुए कहा, कृति को ये सब फेस करना पड़ेगा व्यांश। जब तक वो ये सब फेस नहीं करेगी तब तक वो अपने पास से बाहर नहीं आ पाएगी। जो हो रहा है उसे होने दो, वक्त के साथ सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इस पर व्यांश ने कुछ नहीं कहा। विक्रांत बिना एक्सप्रेशन से बोला, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर उसने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी भी उसे देख रही थी। विक्रांत ने उसे कशिश को संभालने का इशारा किया और ऑफिस के लिए निकल गया। व्यांश ने कृति की तरफ देखा। कृति अभी भी ईशानी के सामने खड़ी थी। व्यांश ने कुछ नहीं कहा और चला गया। उसे जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो कृति को फेस नहीं कर पाता, इसलिए वो चला गया। रुद्र भी पास में खड़ी सैली को देखकर ऑफिस के लिए निकल गया। उनके जाते ही ईशानी ने कृति का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। सैली भी उसके साथ गई थी। ईशानी ने कृति को बेड पर बैठाया और उसके सामने बैठते हुए बोली, कृति जो मैं बताऊंगी प्लीज उसे लेकर ज्यादा मत सोचना। इस पर कृति चिढ़कर बोली, अरे यार अब तुम भी व्यांश की तरह बात मत करो, मुझे सच्चाई सुननी है, मुझे फालतू बात नहीं सुननी। कृति की बात सुनकर ईशानी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कृति को सब कुछ बताने लगी। ईशानी जैसे जैसे उसे सच्चाई बता रही थी, कृति के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। सच्चाई जानकर कृति के होश उड़ गए थे। वो हकड़ाते हुए ईशानी से बोली, ये तुम क्या बोल रही हो ईशानी? ये सच नहीं हो सकता। कशिश का रेप कैसे हो सकता है? इस पर सैली बोली, ये सच है, उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी है। कृति कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसका पास्ट खड़ा था, लेकिन कृति की जगह अब कशिश विक्टिम थी। कृति को एकदम से अपनी जिंदगी का एक एक फ्लैशबैक याद आ गया था, जिससे उसके पास्ट का जख्म फिर से उभर आया था। कृति के एक्सप्रेशन देखकर ईशानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कृति प्लीज ये सब जानकर अपने पास्ट में मत झांकना। तुम्हारी लाइफ में कितने मुश्किल से कितनी सारी खुशियाँ आई हैं, अब दोबारा वो सब याद करके खुद को और व्यांश को तकलीफ मत देना कृति। जो हो रहा है वो सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कशिश की ये प्रॉब्लम बहुत देर तक नहीं रहेगी। ईशानी की बात सुनकर कृति ने कुछ नहीं कहा। वहीं व्यांश ऑफिस पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसे बेचैनी हो रही थी ये सोचकर कि उसके वापस जाने पर कृति उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। उसे मन कर रहा था कि कृति से बात करके देखे कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन कृति से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। व्यांश पूरे दिन इसी टेंशन में अपने केबिन में बैठा रहा। उसे काम करने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने अपने लैपटॉप में अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज ओपन किया तो कृति कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने घर के बाकी एरियाज के फोटोज चेक किए तो उसे कृति गार्डन में झूले पर बैठी दिखाई दी। व्यांश ने देखा कि वो चुपचाप अकेली वहाँ बैठी है और अपनी ही ख्यालों में गुम है। उसे इस तरह से देखकर व्यांश को अजीब सा फील होने लगा। तभी विक्रांत केबिन में आकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक अपने केबिन में बैठे रहोगे, घर नहीं जाना है क्या? विक्रांत की बात सुनकर व्यांश ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। विक्रांत बाहर जाने लगा तो व्यांश उसके साथ चलते हुए बोला, विक्रांत अब क्या होगा? कशिश को हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकालेंगे? विक्रांत आगे की तरफ जाते हुए बोला, कशिश के साथ वही होगा जो उसके लिए अच्छा है। विक्रांत की बात सुनकर व्यांश ने थोड़ा रुकते हुए कहा,
और मेरा क्या होगा? इस पर विक्रांत उसे सर्द नजरों से देखने लगा। तभी रुद्र पीछे से बोला, वही होगा जो कृति चाहेगी। रुद्र की बात सुनकर व्यांश ने पीछे पलटकर देखा। रुद्र उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो कृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा है तो कृति के लिए तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रुद्र के इतना कहते ही व्यांश थोड़े गुस्से में उसे देखते हुए बोला, तेरे मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकल सकती हैं क्या? जब भी मुंह खोलता है बुरा ही बोलता है। इस पर रुद्र ने कहा, अब जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें झूठा दिलासा थोड़ी दूंगा। रुद्र की बात सुनकर व्यांश उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। वहीं कृति चुपचाप बैठी थी। तभी कशिश उसके पास आई और बोली, भाभी मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ क्या? कशिश के पास सुनकर कृति एकदम से अपने सेंस में आई और नजर उठाकर कशिश को देखने लगी। उसने कशिश को देखते हुए कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है? कशिश उसके बगल में बैठ गई और धीरे से बोली, भाभी आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? आप इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आई थी? कशिश की बात सुनकर कृति उसे देखने लगी। कशिश नम आंखों से कृति को देख रही थी। उसने आगे कहा, क्या इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मुझे शादी करना ज़रूरी है? शादी कर लूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या भाभी? कशिश की बात सुनकर कृति को अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। कशिश जिस तरह से बोल रही थी उसे सुनकर कृति के सामने अपना पास्ट फिर से दिखाई देने लगा था। वो कशिश के दर्द को अच्छे से फील कर पा रही थी। कशिश ने कृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, बताइए ना भाभी, मैं शादी कर लूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मेरे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर लेगा क्या? कृति ने कशिश को देखते हुए थोड़ा रुक कर कहा, शादी करने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है कशिश। किसी और से शादी करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। कोई भी आदमी किसी और के बच्चे को अपना नाम कभी नहीं दे सकता। मेरे केस में रुद्र था, इसलिए उसने मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हर आदमी इतनी बड़ी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुमने देखा था ना, रुद्र से शादी करने के बाद मेरी और रुद्र की ज़िंदगी कैसी हो गई थी। हर रोज़ मेरे कैरेक्टर पर कितने सवाल उठते थे। जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वो मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। बोलकर कृति नम आंखों से उसे देखने लगी। कशिश इमोशनल आवाज़ में बोली, आज मुझे आपका दर्द फील हो रहा है कृति भाभी। बिना शादी के माँ बनना कितना बड़ा पाप होता है, आज मुझे पता चला। आप कितने दर्द से गुजरी होंगी मैं फील कर पा रही हूँ। 2 साल पहले आप जिस जगह पर थी आज मैं उस जगह पर खड़ी हूँ और मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बोलकर कशिश रो पड़ी। कृति ने उसे गले से लगाते हुए कहा, कशिश संभालो खुद को। कशिश रोते हुए बोली, भाभी आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको कितना गलत समझा था। जब आप व्यांश भाई को छोड़कर चली गई थी तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था। आप उसे नफरत करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज जब मैं आपकी जगह पर हूँ तो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि आप वो सब जानबूझकर नहीं करती थी। उस सिचुएशन में खुद को संभालना कितना मुश्किल होता है आज मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। आप व्यांश भाई के साथ जिस तरह का बिहेव करती थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही था। अपने ही रेपिस्ट को अपने पति के रूप में देखना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरा आदमियों से भरोसा ही उठ गया है भाभी। मुझे ना ही शादी करनी है, ना ही किसी आदमी का सहारा लेना है। मैं अब कभी भी किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाऊँगी। मैं किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। मैं पूरी ज़िंदगी अकेली रह लूँगी लेकिन शादी कभी नहीं करूँगी। कशिश के पास सुनकर कृति की आंखों से आंसू बहने लगे। उससे अपना पास्ट याद आ रहा था। व्यांश ने जो उसके साथ किया था और जिस तरह से उसे छोड़कर गया था, कृति को सब कुछ याद आ गया था, जिससे कृति को रोना आने लगा। उसे लोगों के एक एक ताने सुनाई देने लगे थे। कशिश कृति के गले लगे ही रोते हुए बोली, कृति भाभी प्लीज़ बताइए ना मैं क्या करूं? मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले ये सब फेस किया है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? क्या मैं एबॉर्शन करवा लूं या शादी कर लूं? प्लीज़ बताइए ना मुझे। कशिश की बात सुनकर कृति ने अपने आंसू साफ किए और उसे खुद से अलग करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। कृति के बात सुनकर
कशिश ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती भाभी। वो बहुत घटिया इंसान है। वो इंसान इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इस पर कृति बोली, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करना तो मत करो। तुम पहले खुद को संभालो। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कोई भी गलत कदम मत उठाना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे हम। इस पर कशिश ने हाँ में सिर हिला दिया। सैली और ईशानी कुछ दूर खड़े होकर उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद व्यांश, विक्रांत और रुद्र तीनों पैलेस के अंदर आए। आते ही विक्रांत कशिश से मिलने के लिए उसके कमरे में चला गया। वो जैसे ही उसके कमरे में आया, उसने देखा कि सुनिधि जी कशिश को शादी के लिए फोर्स कर रही हैं, जिसे देख विक्रांत के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। विक्रांत को देखते ही कशिश भागते हुए उसके गले से आकर लग गई और रोते हुए बोली, भाई मुझे शादी नहीं करना, प्लीज़ आप मम्मा पापा को समझाइए ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। कशिश की बात सुनकर विक्रांत डेंजरस नज़रों से सुनिधि जी को देखने लगा। तो देखकर सुनिधि जी मुंह बनाकर कमरे से बाहर चली गई। विक्रांत कशिश से अलग हुआ और कशिश क्या चाहती है वो पूछने लगा। वहीं व्यांश हॉल में खड़े होकर सोच रहा था कि वो कैसे कृति के पास जाए। उसने आते वक्त ईशानी से फ़ोन करके कृति के बारे में पूछा था, तो ईशानी ने उसे बताया कि कृति कशिश से बात करने के बाद से ही अपने कमरे में बैठी है और उसने किसी से कोई बात नहीं की है। पूरे दिन में उसने सिर्फ कशिश और ईशानी से ही बात किया था, जिसे सुन व्यांश थोड़ा बेचैन हो गया। वो अपने साथ कृति का फेवरेट चाट फुल्की लेकर आया था ताकि वो कृति का मूड ठीक कर सके और उसकी नाराज़गी भी दूर कर सके। बहुत सोचने के बाद व्यांश अपने कमरे में पहुंचा और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। व्यांश कमरे के अंदर आया तो उसकी नज़र कृति पर पड़ी, जो चुपचाप बेड से टिक कर बैठी थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थे। कहीं ना कहीं उसके पास्ट ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। व्यांश उसे इस तरह से देखकर उसके थोड़ा करीब गया और धीरे से बोला, वाइफी। व्यांश के कहने पर भी कृति वैसे की वैसे बैठी रही। उसे कुछ न बोलता देख व्यांश ने फिर से थोड़ा तेज आवाज़ में वाइफी कहा तो कृति अपने सेंस में आ गई। वो व्यांश की तरफ देखने लगी। व्यांश कृति को देखते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक हो ना? व्यांश की बात सुनकर कृति उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। कृति के इस तरह देखने से व्यांश का गला सूखने लगा। कृति को देखकर उसे फील हो रहा था कि अभी उसके गाल पर थप्पड़ पड़ने वाला है। उसने कृति को देखते हुए कहा, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? व्यांश की बात सुनकर कृति ने कहा, तुम अभी को आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। इस पर व्यांश बोला, क्यों? कृति ने व्यांश को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, व्यांश प्लीज़ कुछ करो, मैं कशिश को इस तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। उसे इस सिचुएशन से निकालना पड़ेगा हमें। कृति की बात सुनकर व्यांश थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसने ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी। उसने कृति को देखते हुए कहा, वाइफी तुम ठीक हो ना? इस पर कृति उसे घूरते हुए बोली, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? कृति की बात सुनकर व्यांश थोड़ा हैरानी से बोला, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे? इस पर कृति चिढ़कर बोली, व्यांश मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ और तुम क्या सुन रहे हो? मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहूँगी? इस पर व्यांश ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े चार्ट को बेड पर रख दिया और कृति के शोल्डर को पकड़ते हुए बोला, वाइफी तुम्हें सच्चाई पता चली कि नहीं? व्यांश की बात सुनकर कृति ने थोड़ा रुकते हुए कहा, हाँ पता चल गई और इस वक्त मेरा दिमाग भी खराब है। कृति की बात सुनकर व्यांश ने कहा, फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे नाराज़ नहीं हो क्या तुम? कृति झल्लाते हुए बोली, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगी? इस पर व्यांश ने उसके करीब आते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है व्यांश। तुम पर गुस्सा क्यों करूँगी मैं? क्योंकि तुम्हें हमारा पास्ट याद आ गया है वाइफी, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कशिश की कंडीशन जानने के बाद तुम्हें अपनी 2 साल पहले वाली कंडीशन याद आ गई। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वो याद आ गया है तुम्हें, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर। तुम गुस्सा करो मुझ पर, गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो? कुछ और तो करने का नहीं सोच रही हो ना तुम? बोलकर कृति को देखने लगा। व्यांश की बात सुनकर कृति व्यांश को देखने लगी। उसने व्यांश को देखते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम, मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए। इनफैक्ट गुस्सा भी आ रहा है मुझे तुम पर। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर फिर से चली जाऊं। कृति की बात सुनकर व्यांश का चेहरा सर्द हो गया।
उसने कृति से कहा। फिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो? व्यांश के इतना कहते ही कृति ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने कहा था कि कशिश के बारे में जानकर मैं खुद को चेंज ना करूं, खुद पर किसी चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़ने दूं, इसीलिए मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। कृति की बात सुनकर व्यांश कृति को देखने लगा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कृति इतनी जल्दी उसकी बात मान जाएगी। कृति ने व्यांश की आंखों में देखते हुए कहा, और वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और दोबारा मुझे खोने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। ये सब जानने के बाद अपने पास्ट को सोचकर तुम पर गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपनी ज़िंदगी में आई खुशियों को खुद लात मारना बेवकूफ़ी की निशानी होती है। और 2 साल पहले बाबा जी ने भी मुझे कहा था कि खुशी और गम मैं खुद चूज़ करूँगी। तो फिर से अपने पास्ट को याद करके गम को थोड़ी बुलावा दूंगी मैं। जो बीत गया उसे पास्ट में ही रहने दो, वही अच्छा है। 2 साल तक अपने पास्ट को सोचकर रोना कम वक्त थोड़ी होता है। 2 साल काफ़ी है किसी चीज़ को भूलने के लिए। कृति के मुंह से इतनी पॉजिटिव बातें सुनकर व्यांश के होश ही उड़ गए थे। वो तो कृति को ऐसे देख रहा था जैसे वो कृति के हैप्पी वर्जन को देख रहा हो। तभी कृति चिढ़ते हुए बोली, ओहो, मैं क्या बात कर रही थी और क्या बात करने लगी। तुम भी ना व्यांश, मुझे मेरी टॉपिक से भटका रहे हो। मैं इतना इम्पोर्टेंट बात कर रही थी तुमसे और मुझे इन सब बातों में उलझा दिया तुमने। कृति ने इतना कहा ही था तभी अचानक से उसका मुंह बंद हो गया और कृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि व्यांश ने कृति के होठों पर अचानक से अपने होठ रख दिए थे, जिससे कृति के होश उड़ गए थे। व्यांश कृति के होठों से दूर हुआ और उसे अपने दोनों हाथों से हवा में उठाते हुए गोल गोल घुमाते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वाइफी। इसी कृति को तो मैं देखना चाहता था। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरा। उसके इस तरह गोल गोल घुमाने से कृति घबराते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हो व्यांश, नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। ये वक्त ये सब करने का थोड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। व्यांश ने कृति को नीचे उतार दिया तो कृति का सिर चकराने लगा। तभी व्यांश ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं दिन भर इस बारे में सोच सोच कर कितना ज़्यादा परेशान था। तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी वाइफी। व्यांश की बात सुनकर कृति उससे दूर होकर उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम बस अपना ही गाथा गाओ, मेरी बात मत सुनना। मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जनाब को सुनाई ही नहीं दे रहा है। व्यांश कृति का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है सुन लूँगा, बोलो क्या बोल रही थी तुम। व्यांश की बात सुनकर कृति उसे चिढ़ भरी नज़रों से देखने लगी। उसे इस तरह से घूरता देख व्यांश ने कहा, अब बोलो भी, क्या बोल रही थी तुम। कृति ने उसे घूरा, फिर सीरियस होकर बोली, मैं ये कह रही थी कि हमें इस शादी को रोकना पड़ेगा व्यांश। हम कशिश की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होने नहीं दे सकते। जो दर्द मैंने सहा है वो कशिश को सहने नहीं दे सकती मैं। हमें कुछ करना पड़ेगा व्यांश। आज दिन भर अंकल और आंटी ने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया है। वो ज़बरदस्ती कशिश की शादी करवा कर ही रहेंगे। बोलकर परेशान नज़रों से व्यांश को देखने लगी। कृति की बात सुनकर व्यांश कुछ सोचने लगा। तभी कृति बोली, तुम सुन भी रहे हो मेरी बात। इस पर व्यांश ने सीरियस होकर कहा, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इस पर व्यांश ने कृति के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, वाइफी तुम इस बारे में टेंशन लेना छोड़ो, हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे। व्यांश की बात सुनकर कृति ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जा रही हूँ मैं जीजू के पास, अब वही कुछ करेंगे। बोलकर कमरे से बाहर चली गई। व्यांश भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं विक्रांत के कमरे में आते ही ईशानी ने तो उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो विक्रांत से उस लड़के को देखने की जिद कर रही थी जिसने कशिश के साथ ये सब किया था, और विक्रांत उसे बार बार मना कर दे रहा था, जिससे ईशानी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रांत ईशानी की जिद से बचने के लिए बाथरूम में जाने लगा तो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अभी आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं? बताइए ना वो आदमी कौन है, मुझे देखना है कि वो कमीना दिखता कैसा है। ईशानी के इतना कहते ही विक्रांत ने सर्द आवाज में कहा, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं ताकि तुम उसे ऊपर पहुंचा सको, है ना। इस पर ईशानी बोली, तो इसमें बड़ी बात क्या है, वो भगवान के पास जाना डिजर्व करता है। उसे मार वार दिया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनफैक्ट इस धरती से बोझ कम हो जाएगा। इस पर विक्रांत ईशानी को घूरते हुए बोला, इस धरती पर तुम और मैं सबसे बड़े बोझ हैं लिटिल बेबी, हमें भी ऊपर चले जाना चाहिए, बताओ।
ईशानी मुंह बनाते हुए बोली, आप भी ना घुमा फिरा कर हर बात हम पर ही क्यों लाते हैं आप? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आप सीधा सीधा क्यों नहीं देते? क्योंकि सीधा जवाब तुम्हें समझ नहीं आता है बीवी। विक्रांत की बात सुनकर ईशानी बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी दरवाज़ा नॉक होने लगा। विक्रांत ने ईशानी को इशारे से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो ईशानी ने नाक फुलाते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कृति खड़ी थी। कृति को देखकर ईशानी बोली, तुम इस वक्त यहाँ? इस पर कृति बोली, हाँ मुझे जीजू से कुछ बात करना था। जीजू अंदर है क्या? इस पर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। कृति झट से कमरे के अंदर घुस गई। उसके इस तरह कमरे के अंदर घुसने से विक्रांत सर्द नजरों से उसे घूरने लगा। कृति विक्रांत के पास आकर बोली, जीजू मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस पर विक्रांत उसे कोल्ड नजरों से देखने लगा। तभी व्यांश भी विक्रांत के कमरे के पास आया और दरवाजे पर ही खड़ी ईशानी से बोला, कृति यहाँ आई है क्या? व्यांश की बात सुनकर ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। व्यांश भी धड़धड़ाकर कमरे के अंदर घुस गया। ईशानी दोनों को इतनी रात को अपने कमरे में आता देख हैरान हो गई थी। व्यांश भी आकर कृति के पास खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। उसी वक्त सैली भी कमरे के पास आई और दरवाजे पर खड़ी ईशानी को देखकर बोली, तुम्हारे पति अंदर है क्या? इस पर ईशानी ने हैरानी से उसे देखकर फिर से हाँ में सिर हिला दिया। सैली भी बिना पूछे कमरे में घुस गई और विक्रांत के पास जाकर खड़ी हो गई। सैली के अंदर आते ही रुद्र भी यहाँ पहुँच गया और ईशानी से बोला, सुनैना यहाँ आई है क्या? ईशानी तो सदमे में जा चुकी थी। सारे लोग आज उसके कमरे पर धावा क्यों बोल रहे थे, वो भी एक साथ। ईशानी का सिर अपने आप हाँ में हिल गया। रुद्र भी बिना पूछे कमरे में घुस गया। सबको अपने कमरे में देखकर विक्रांत उन्हें कोल्ड नज़रों से घूरने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बनी रहिए और सुनते रहिए हमारी डेंजरस विलन।